गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम पाठ क्लास 12 का राष्ट्र का स्वरूप। ये गद्य गरिमा का पहला लेसन है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने इस पाठ को लिखा है। ये बहुत ही बड़े लेखक थे और इन्होंने इस पाठ का मतलब बहुत सारे इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं। एक इनका निबंध संग्रह था पृथ्वी पुत्र। जो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है उसी में से ये पाठ लिया गया है, जो है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें लेखक ने ये बताया है या उनका ये मानना है कि जो हमारी धरती है या हमारी पृथ्वी है, भूमि है, वही हमारे लिए वास्तव में क्या है, माँ है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि राष्ट्र का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पृथ्वी, मनुष्य और संस्कृति। इन्हीं के आधार पर पूरा राष्ट्र का निर्माण होता है और उसी से एक राष्ट्र के स्वरूप विकसित किया जा सकता है। तो अब हम इस लेसन के एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये अनंत काल से है। इसमें जो लेखक हैं वो भूमि के रूप की और उसकी उपयोगिता की और उसकी महिमा की के बारे में बता रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि इसी की वजह से भूमि को समृद्ध बनाए रखने पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये पैराग्राफ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये अनंत काल से है। इसमें लेखक का मानना है कि भूमि जो है वो अनंत काल से, यानी कि बहुत प्राचीन काल से, बहुत जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ये भूमि है। और जिसका निर्माण किसने किया है, देवताओं ने किया है, यानी कि देवताओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस भूमि के जो भी भौतिक स्वरूप हैं, जो कि पार्थिव स्वरूप हैं, और उसका जो सौंदर्य है, उसकी समृद्धि है, इसके प्रति हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। उसके प्रति हमको जानकारी रखनी चाहिए और इसकी सबकी जानकारी रखना हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। लेखक का कहना है कि जो भूमि है उसके भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना ही अधिक जागरूक होंगे, यानी कि जितना ही अधिक हमको उसके बारे में जानकारी होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर क्या होगी, राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सकेगी या बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी क्या है, जितनी भी विचारधाराएं हैं राष्ट्र के प्रति लोगों की, वो उस सब की जननी है, यानी कि उस सबको उत्पन्न करती है। और ये भूमि हमारी माता है या जननी है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वो निर्मूल होती है। और जो भावना निराधार है, राष्ट्रीयता की भावना, वो निर्मूल है, यानी कि उसका कोई भी मूल नहीं होता। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कहने का मतलब है कि जितनी अधिक हमको अपनी मातृभूमि से या
भूमि से जितना ही ज़्यादा लगाव होगा, उतना ही, जितनी जड़ें मजबूत होंगी, उतना ही ज़्यादा प्रेम होगा हमारे प्रति, मतलब कि हमको अपनी भूमि से उतना ही अंदर प्रेम होगा और हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना की कमी कभी भी नहीं होगी और उसके लिए हम हमेशा दृढ़ रहेंगे। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो लेखक कहते हैं कि यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावना होगी या लगाव होगा, तो हम ज़रूर से अपनी जो भी जन्मभूमि है उसके प्रति हमारा लगाव होगा, अन्यथा हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो खोखली हो जाएगी। लेखक का मानना है कि इस पृथ्वी पर अर्थात इस जन्मभूमि का आरंभ से अंत तक जानकारी हमको प्राप्त करनी चाहिए। जब से भूमि आई है तब से और अभी तक हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी उपयोगिता कि क्या यूज़ है उसके, और उसकी महिमा कि कितनी महिमा वाली ये भूमि है, और इस सबको हमको पहचान लेना चाहिए। हमारे लिए न केवल ये सब आवश्यक है बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है कि हमको इसके मातृभूमि के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने इस पाठ को लिखा है और इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत है, परिमार्जित है, सरल है और संस्कृत निष्ठ, यानी कि संस्कृत के शब्दों का इसमें उपयोग किया गया है। इनकी शैली जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और इनके जो शब्द शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन्होंने इनकी जो भावनाएं हैं या विचार हैं उसमें इन्होंने पृथ्वी को ही राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी माना है और गौरवपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया है, सचेत किया है सबको कि सभी लोग पृथ्वी के गौरव को हमेशा बनाए रखें। अब हम आते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ पे। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। तो इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने ये स्पष्ट किया है या ये बताया है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भाषण के स्तर से नहीं है कि बस बोल दो, लेकिन इसके भौतिक ज्ञान के प्रति हमको क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और जागृति फैलानी चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी विद्यमान है, उन सभी जितने भी जो भी हैं पृथ्वी और आकाश के बीच में, नक्षत्र हो गए, गैस हो गई, वस्तु हो गई, उन सब का ज्ञान होना चाहिए। जो समुद्र में स्थित जलचर हैं उनका, खनिजों का, रत्नों का, इन सब का ज्ञान होना चाहिए तथा पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जो भी अपार संपदा है उसका भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। जो भी राष्ट्र में व्यक्ति हैं या मानव हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय प्रगति होनी चाहिए, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना होनी चाहिए और उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। जिज्ञासाएं को विकसित करना होगा जिससे कि राष्ट्र की जो वास्तविक उन्नति है तभी संभव हो सकती है। विज्ञान और
उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। लेखक का कहना है कि जब हम विज्ञान को और ज्ञान को, यह उद्यम को, उद्यम यानी कि परिश्रम को, जब हम दोनों को एक साथ मिलाकर काम करेंगे तभी क्या होगा, किसी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात विज्ञान का विकास तभी हो सकता है जबकि जो भी श्रमिक हैं या जो भी परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे, बल्कि जो उनके कार्य हैं वो अधिक कुशलता से किए जाएं और उसमें अधिक वृद्धि हो। हमारा ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रह जाए। तो लेखक का कहना है कि इसके अतिरिक्त हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी लोगों को रोज़गार अवश्य मिले, जितने भी हाथ हैं, यानी कि सभी लोगों को रोज़गार अवश्य मिले, कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार ना रहे। अगर कोई भी हाथ बिना रोज़गार के रह गया तो जो उनका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए राष्ट्र की समृद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थात हमें विज्ञान का विकास इस प्रकार करना होगा कि उससे हर व्यक्ति को रोज़गार मिले तथा तभी मातृभूमि की समृद्धि हो सकेगी। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। इसका ये मुख्य उद्देश्य है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना की जागृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो कैसे हो सकेगी जब ज्ञान और विज्ञान दोनों को महत्व दिया जाएगा। और इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र के स्वरूप को नवीनता प्रदान करने के लिए विज्ञान और उद्यम यानी कि विज्ञान और परिश्रम दोनों की साथ साथ बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब विज्ञान होगा तभी क्या होगा, परिश्रम भी होगा। जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो राष्ट्र का विकास और राष्ट्र का स्वरूप का अच्छा निर्माण हो सकेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। तब तक आप लोग आगे की क्लास का वेट करिए और इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।